मैं हूँ अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं वो है इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स, जो एक बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के बैचलर या मास्टर्स डिग्री का टॉपिक है। इमोबिलाइजेशन क्या है और एंजाइम को हम कैसे इमोबिलाइज कर सकते हैं, ये इस टॉपिक का मेन कंसेप्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एंजाइम इमोबिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम एंजाइम को इमोबिलाइज कर देते हैं। इमोबिलाइज वर्ड का मतलब है जिसको हम फिक्स कर देते हैं वो अब हिल नहीं पाता है। तो इज अ प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग और एंकरिंग एंजाइम, जिससे हम एंजाइम्स को एक जगह पे फिक्स कर दे या फंसा दे, किसी भी मॉलिक्यूल पे या फिर सपोर्ट पे या फिर मैट्रिक्स में। और इस एंजाइम को इस तरह से फंसाने से उस एंजाइम की स्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ये बेसिकली इंडस्ट्रीज या बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में देखा जाता है और इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस है। जैसे कि पहला एडवांटेज दिया है जैसे कि एनहांस स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी। जो एंजाइम हम यूज कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी, वो स्टेबल हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। रीयूजेबिलिटी, एक बार यूज करके फिर से यूज कर सकते हैं, तो बार बार एंजाइम प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एंजाइम इमोबिलाइज्ड है तो डायरेक्ट प्यूरिफाइड एंजाइम में आपको बार बार मिलेगा और इससे जो प्रोसेस का कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस, जैसे हम उसको इमोबिलाइज करते हैं तो एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट में वो काम करता है, इसीलिए जो रिएक्शंस है वो बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होता है। इजी सेपरेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, जो रिएक्शन मिक्सचर्स है उसमें से इस एंजाइम को इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से एंजाइम को इमोबिलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। इसमें दो मेथड्स है, एक है फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स को मिला के हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। पहला है एंजाइम जो एड्सॉर्ब हो जाएगा एक सपोर्ट पे, प्रोसेस का नाम है एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट है जहां पे एंजाइम एक सपोर्ट के साथ बॉन्ड से जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर एक क्रॉस लिंकिंग के साथ जुड़ रहा है, क्रॉस लिंक से बहुत सारे एंजाइम साथ में जुड़ रहे हैं तो वो है क्रॉस लिंकिंग। एक मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स कर दिया है तो देन इट इज एनकैप्सुलेशन। एक मैट्रिक्स के अंदर सपोर्ट कर फिक्स कर दिया है तो फिर ये है एनट्रैपमेंट। ये कुछ डायग्राम्स है जिससे हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन समझना स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं फिजिकल मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। फिजिकल मेथड्स में जो इमोबिलाइजेशन के टेक्निक्स है ये बहुत वीक इंटरैक्शंस है। मतलब ये थोड़े से रैंडम तरीके से अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो एंजाइम धुल जाएगा या निकल जाएगा। ये वीक इंटरैक्शन है। इसमें जो बॉन्ड्स यूज हो रहे हैं वो है वॉन्डर वॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर आयनिक इंटरैक्शन। और ये जो है ये बाहर निकल सकते हैं, एंजाइम्स निकल जाएंगे, इसीलिए ये रिवर्सिबल मेथड्स है। ये एकदम परफेक्टली स्ट्रॉन्ग मेथड नहीं है कि एक बार जोड़ दिया तो जुड़े रहेगा। एंजाइम बाहर निकल सकता है जिस भी सपोर्ट में वो जुड़ा है वहां से। अब हम एक एक मेथड्स को अलग अलग डील कर ले। नेक्स्ट मेथड जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में आ रहा है वो है पहला मेथड, वो है एड्सॉर्प्शन। फिजिकल इंटरैक्शन का फर्स्ट मेथड एड्सॉर्प्शन। ये मेथड जो है ये फिजिकली एड्सॉर्ब होता है, एब्सॉर्ब नहीं होता है। ए बी नहीं है, ए डी है। तो ये सिर्फ चिपका लेता है सब्सटेंस को अपने सरफेस पे। जैसे घर में टेबल चेयर अगर आप 2-4 दिन डस्टिंग ना करें तो डस्ट का एक लेयर बन जाता है, दैट इज एड्सॉर्प्शन। पर अगर हम समझे कि पानी को एक स्पॉन्ज के ऊपर डाल दिया या सोफा में आपने पानी डाल दिया है तो सोफा उस पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो हम एडसॉर्प्शन की बात कर रहे हैं जब सोफा के ऊपर एक परत है धूल की या डस्ट की, तो दैट इज एडसॉर्प्शन। यहाँ पे भी जो एंजाइम है वो सपोर्ट के ऊपर के सरफेस में है
और ये सिंपल है, इनएक्सपेंसिव मेथड्स है। अब ये जो जुड़ा हुआ है ये कैसा जुड़ा हुआ है, इसमें जो बॉन्ड्स यूज हुए हैं जिसके कारण एंजाइम हमारा कैरियर सरफेस पे जुड़ा है वो बॉन्ड्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वॉन्डर वॉल फोर्सेस। और जो कैरियर यूज हुआ है वो कैरियर्स यहाँ पे पोरस ग्लास बीड हो सकता है, एक्टिवेटेड कार्बन हो सकता है, एल्यूमिना, क्ले, सेलुलोज या आयन एक्सचेंज रेजिन्स। ये बेसिक सपोर्टिंग मीडियम है जिसके ऊपर आप एंजाइम को अटैच कर सकते हैं। जब अटैच करते हैं तो बॉन्ड जो यूज होता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन या फिर वॉन्डर वॉल। एड्सॉर्प्शन के बाद आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ये सिंपल मेथड है, इकोनॉमिकल है, खर्चा इसमें जितना भी होता है वो प्रोपोर्शनली ठीक रहता है। लिटिल और नो इम्पैक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी में बहुत कम या नहीं के बराबर इसमें इफेक्ट होता है। तो एंजाइम को अगर फ्रीली छोड़ दे तो भी जैसा एक्टिविटी करेगा, अगर आपने एब्जॉर्ब किया है तो भी उसी तरह का एक्टिविटी करता है। और ये इजीली रिवर्स कर सकते हैं, आप एंजाइम को बाहर निकाल सकते हैं, दूसरा एंजाइम भी अटैच कर सकते हैं। पर इसमें डिसएडवांटेज यही है कि ये वीक बॉन्ड होने के कारण इसमें लीकेज हो सकता है। अगर लीकेज है तो एंजाइम खुद ब खुद निकल जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में इसमें हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें सपोर्टिंग मैट्रिक्स है पोरस ग्लास बीड्स, और एंजाइम जो हमने लिया है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज है जो कि लैक्टोज हाइड्रोलिसिस का काम करती है। तो अब अगर आप सॉल्यूशन डालें जिसमें लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस हो सकता है तो वो बीटा गैलेक्टोसिडेज उस एक्टिविटी को कैरी आउट कर देगा। यह है पहला मेथड, एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एनट्रैपमेंट या फिर एनकैप्सुलेशन। एनट्रैपमेंट में एक पोरस मैट्रिक्स या पॉलीमर जेल है जिसमें कोई भी केमिकल बाउंडिंग नहीं है, उस एंजाइम को उसके अंदर फंसा लिया जाता है और वो एंजाइम उसमें फंसा तो होता है पर उसके अंदर जितना स्पेस है उसमें वो फ्रीली रोटेट कर सकता है पर उस एरिया से बाहर नहीं निकल सकता। जो आपको यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है दैट इज द डिफाइंड बाउंड्री, वो बाउंड्री है जिसके अंदर वो ग्रीन मूव कर सकता है और अच्छे से मूव कर सकता है पर वो ग्रीन बाहर नहीं निकल सकता उस रेड के। तो दैट इज एंट्रैपमेंट। मैकेनिज्म में आता है कि ये फिजिकली एंट्रैप्ड है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क हो सकता है, जेल है, पॉलीमर जेल हो, पॉलीमर हो सकता है। मैट्रिक्स जो है वो अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स बट रिटेन द एंजाइम। इसका मतलब है ये जो मॉलिक्यूल हमारा बना है, ये एंट्रैप्ड मॉलिक्यूल, ये जो कैप्सूल बना है वो कैप्सूल के अंदर सबस्ट्रेट घुस सकता है, प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से बाहर, वो कैप्सूल से बाहर निकल सकता है, मतलब अंदर और बाहर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट अंदर बाहर कर सकता है, पर जो हमारा एंजाइम है वो हर वक्त उस सबस्ट्रेट के अंदर रह जाएगा। कैरियर जो हम इसमें यूज करते हैं वो है सोडियम एल्जिनेट, पॉलीएक्रिलामाइड जेल, अगार जेलेटिन, कैराजिन या सेलुलोज ट्राइएसिटेट। मॉलिक्यूल्स जो है वो है कैल्शियम एल्जिनेट, पॉलीएक्रिलामाइड जेल, अगार जेलेटिन, कैराजिन एंड सेलुलोज ट्राइएसिटेट। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, ये एंजाइम को प्रोटेक्ट कर सकता है क्योंकि एंजाइम एक लेयर के अंदर है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो प्रोटेक्ट रहेगा और ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर सकता है क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ है तो ये इसका एंजाइम का लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफ्यूजन लिमिटेशंस, रिड्यूसेस कैटालिटिक एक्टिविटी। डिफ्यूजन लिमिटेशन मतलब सबस्ट्रेट का अंदर घुसना, एक्टिविटी करने के बाद प्रोडक्ट का बाहर जाना, ये दोनों की जो डिफ्यूजन है अगर इसमें कोई लिमिटेशंस दिख रहा है तो कैटालिटिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एंजाइम इनएक्टिवेट हो सकता है बहुत बार, जेल का पोर साइज या कंसंट्रेशन अगर वेरी कर रहा है तो उसके कारण एंजाइम कभी कभार डीएक्टिवेट या इनएक्टिवेट हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका लैक्टेज एंजाइम entrapped in calcium alginate beads for lactose hydrolysis।
नेक्स्ट आते हैं एनकैप्सुलेशन पे। इसमें भी एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फंसा हुआ है एंजाइम। उसमें हमारे पास मैट्रिक्स में बहुत सारे आपने ग्रीन ये जो रेड कलर के लेयर्स देखे थे उसके अंदर एंजाइम फंसा था। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पूरा भरा हुआ है, जैसे एक थैली है और थैली के अंदर आपने पूरा एंजाइम भर दिया। अब वो थैली का जो मेम्ब्रेन है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और जो सबस्ट्रेट है वो कैप्सूल के अंदर है। प्रोडक्ट डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट कर सकता है। मैकेनिज्म क्या है, एंजाइम जो है वो एक छोटा सा एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, एक कमरा जैसा मिल रहा है जहां पे वो अपने एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजीली मेम्ब्रेन को पास कर सकता है, क्योंकि हम बार बार सेमी परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो सेमी परमेबिलिटी सिलेक्टिव परमेबिलिटी देता है, तो वही मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं जिसका पोर साइज अकॉर्डिंगली मैच करता हो। जो कैरियर हम यूज करते हैं वो पॉलीएमाइड, सेलुलोज एसीटेट या पॉलीइथिलीन है। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस जो है, जो एंजाइम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके लीकेज को ब्रेक करेगा, कम कर देगा, प्रोटेक्ट करेगा एंजाइम को, और ये बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में बहुत काम आता है। डिसएडवांटेजेस कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली भी है और डिफ्यूजन लिमिटेशंस है, क्योंकि वही सेमी परमेबिलिटी के बेसिस पे काम करेगा। और जहां पे हम इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं प्रोसेस को, तो वो खर्चीला तो होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एनकैप्सुलेट इन अ सेलुलोज एसिटेट मेम्ब्रेन फॉर ग्लूकोज बायोसेंसर्स। ये बायोसेंसर्स में इस तरह से एंजाइम को ये इमोबिलाइज किया जाता है। एंजाइम का नाम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। नेक्स्ट आते हैं मेम्ब्रेन एंट्रैपमेंट। यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो भी सेमी परमिएबल है। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट डिफ्यूज इन एंड डिफ्यूज आउट होगा। एडवांटेजेस है ये कंट्रोल्ड डिफ्यूजन है। डिसएडवांटेज है लिमिटेड स्टेबिलिटी है, लीकेज ऑफ एंजाइम हो सकता है अगर वो उसके पोर साइज के बाहर चले जा सकता है तो। एग्जाम्पल्स है लैकेज यूज्ड इन लैक्टोज फ्री डेयरी प्रोडक्ट। लैक्टोज फ्री डेयरी प्रोडक्ट अगर बनाना है तो लैक्टेज एंजाइम डाल दिया जाता है ताकि जितना लैक्टोज है वो डिग्रेड हो जाए। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं केमिकल मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। केमिकल मेथड्स में यहाँ पे हम केमिकल बॉन्ड्स की बात करेंगे। केमिकल बॉन्ड्स में बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। पहला जो बॉन्ड है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट पे जुड़ा हुआ है थ्रू अ बॉन्ड दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग का टाइप है अमीनो लिंक होके कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ सकता है, सल्फाइड्रिल या फिनोलिक ग्रुप जुड़ के। फिनोलिक ग्रुप किसका, सपोर्ट का एंजाइम के ग्रुप के बीच में, सपोर्ट का जो ग्रुप है, सपोर्ट मॉलिक्यूल आप जो ले रहे हैं उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एंजाइम के फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग इस स्लाइड के बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग के कैरियर मॉलिक्यूल जो यूज कर रहे हैं वो है एम्यूनो, फंक्शनलाइज ग्लास, अगरोज, सेलुलोज या सिलिका जेल। मैकेनिज्म जो यूज कर रहे हैं वो है कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो बनता है बिटवीन एंजाइम एंड रिएक्टिव ग्रुप ऑन द कैरियर। कैरियर्स आर केमिकली एक्टिवेटेड यूजिंग रिएजेंट्स। कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, ग्लूट्रल्डिहाइड और साइनोजन ब्रोमाइड। ये मैकेनिज्म है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। एडवांटेजेस क्या है, ये स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, और एंजाइम अब स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है तो लीकेज कम होगा, रीयूजेबल या ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है, एंजाइम का इनएक्टिवेशन भी हो सकता है जब आप बॉन्ड बना रहे हो, तो उस बॉन्डिंग के डीएक्टिवेशन को आपको रोकना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली टेक्निक है, क्योंकि बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा रिसर्च भी है और खर्चा भी है। ग्लूकोज आइसोमरेज is covalently bonded on a polymer of continuous glucose to fructose conversion। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम को इमोबिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं को क्रॉस लिंकिंग या को पॉलीमराइजेशन। अब इसमें देखिए ग्रीन कलर के जो एंजाइम्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज क्रॉस लिंकिंग। एंजाइम मॉलिक्यूल्स अपने ही आपस में ही जुड़े हुए हैं जो कि बाई फंक्शनल या मल्टी फंक्शनल है,
और इससे एंजाइम जो है वो एग्रीगेट हो सकता है। वो एंजाइम एक दूसरे के साथ जुड़ने के कारण एंजाइम खुद एक मैट्रिक्स बना लेता है और वो अपने आप को सपोर्ट भी देता है। मैकेनिज्म में कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो एग्जांपल यूज होता है दैट इज क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स। क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स डालने से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एंजाइम क्लस्टर्स जो है वो इमोबिलाइज हो जाता है एज अ नेटवर्क। और क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स में जो हम एजेंट यूज करते हैं वो है ग्लूट्रलडिहाइड, बिस डायाजोबेंजीडाइन, हेक्सामिथिलीन डाइआइसोसाइनेट। एग्जांपल्स लिख लीजिए क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स का। पहला एग्जांपल है ग्लूट्रलडिहाइड, नेक्स्ट है बिस डायाजोबेंजीडाइन, हेक्सामिथिलीन डाइआइसोसाइनेट। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेजेस। ये हाईली स्टेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। डिसएडवांटेजेस में आता है कि रिस्क ऑफ एंजाइम डीएक्टिवेटेड, इरिवर्सिबल है। और एग्जाम्पल जो है दैट इज पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बहुत यूज किया जाता है और इस एंजाइम को ग्लूट्रलडिहाइड के साथ लिंक किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं एफिनिटी इमोबिलाइजेशन। एफिनिटी इमोबिलाइजेशन जैसा आप वर्ड समझ रहे हैं, ये इमोबिलाइजेशन एफिनिटी है, मतलब कि कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज से एसोसिएटेड। एफिनिटी इमोबिलाइजेशन, एफिनिटी वर्ड मतलब किसी के साथ एफिनिटी या अट्रैक्शन। किसके साथ अट्रैक्शन? एंजाइम और सपोर्ट के बीच में कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जस्ट सपोज अ मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, उसी तरह हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ एफिनिटी होती है जिसके साथ वो अटैच होता है। ये कंसेप्ट हम पढ़ते हैं जब हम ने एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पढ़ा होगा, चाहे वो हम बीएससी में पढ़े हो या एमएससी में पढ़े हो। तो एंटीजन एंटीबॉडी में हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन घुसा है तो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही डेवलप होगा और वही एंटीबॉडी उस एंटीजन को मारेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी होती है। इसका मतलब है जो एफिनिटी इमोबिलाइजेशन है ये भी काफी स्पेसिफिक होगा। यहाँ पे जो यूज किया जाता है ये प्रोटीन लिगेंड या एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस के लिए ही यूज किया जाता है। लिगेंड जो है वो अटैच होता है सपोर्ट के साथ और उसके बाद उस लिगेंड में हमारा प्रोटीन अटैच होता है थ्रू एन एफिनिटी। अब जो कैरियर यूज करते हैं वो है एक्टिवेटेड अगरोस, CNBR। CNBR, BR स्टैंड फॉर ब्रोमाइड और CN आप पता कर सकते हैं। एक्टिवेटेड सेफेरोज लेसिटिन बेस्ड मैट्रिक्सेस, ये इसके कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस पे। ये हाई स्पेसिफिसिटी है, मिनिमल एंजाइम लीकेज। हाई स्पेसिफिसिटी आप समझ सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन में स्पेसिफिसिटी होना बहुत जरूरी है। एनहेंस स्टेबिलिटी। डिसएडवांटेज है ये एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन की जरूरत है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज यूज कर सकते हैं इसमें एज एन एंजाइम टू इमोबिलाइज्ड यूजिंग कॉन्केवेलिन ए अगरोस। इस पे हम ग्लूकोज ऑक्सीडेज को सपोर्टिंग मैट्रिक्स जो यूज कर रहे हैं वो है कॉन्केनावेलिन ए अगरोस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आयोनिक बाइंडिंग पे। आयोनिक बाइंडिंग में जो हम यूज कर रहे हैं वो आयनिक इंटरैक्शन करेगा। आयनिक इंटरैक्शन किसके साथ करेगा? चार्ज्ड कैरियर के साथ। तो जो कैरियर लेंगे वो चार्ज्ड होगा और जो इमोबिलाइजिंग एंजाइम है वो आयनिक या आयनिक इंटरैक्शन करेगा। ये इरिवर्सिबल है, ये केमिकल बॉन्डिंग बनेगा। अब जो आयनिक फॉर्म करने हैं इसमें एंजाइम्स ग्रुप जो है वो एमिनो ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। और जो कैरियर यूज करते हैं उसमें है DEAE सेलुलोज, CN सेलुलोज या आयन एक्सचेंज रेजिन्स। ये सब हम इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, माइल्ड कंडीशंस। माइल्ड कंडीशंस में ही ये ट्रीट कर लेता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है और एंजाइम लीकेज की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। एग्जाम्पल लाइपेज जो है वो एंजाइम इमोबिलाइज होता है DEAE सेलुलोज के ऊपर। नेक्स्ट हम कंपेयर कर लेते हैं फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स को। फिजिकल मेथड्स जो है वो वीक है, केमिकल मेथड स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टेबिलिटी
फिजिकल की मॉडरेट है, केमिकल की हायर है। रीयूज अगर करना है तो केमिकल मेथड ही प्रेफरेबल है, कॉस्ट केमिकल मेथड का ज्यादा होगा। एंजाइम लीकेज जो है वो ज्यादा आपको फिजिकल मेथड में पड़ेगा, क्योंकि केमिकल मेथड क्योंकि केमिकली जॉइंट है तो वो काफी ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए एंजाइम लीकेज का प्रॉब्लम केमिकल मेथड में कम होता है। और केमिकल मेथड बाय नेचर कॉम्प्लेक्स होता है। इंडस्ट्रीज में जो लार्ज स्केल में यूज किया जाता है वो भी केमिकल मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन है। बेसिक एप्लीकेशंस के लिए आप फिजिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं एडवांटेजेस। अब एंजाइम इमोबिलाइजेशन कहीं पे खर्चा भी है, और ये एक्स्ट्रा खर्चा तो है कि आपको एंजाइम एंजाइम को इमोबिलाइज करने के लिए आपको अलग से मेथड फॉलो करना पड़ेगा। पर इसके एडवांटेजेस क्या है? तो एक बार अगर आप एंजाइम इमोबिलाइज कर लिए तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसको बार बार आप रीयूज कर सकते हैं, इसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा और इजीली ये सेपरेट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें खर्चा होने के बाद भी प्रॉफिट ज्यादा होता है। आपका अगर एंजाइम स्टेबलाइज्ड है तो आप उस एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। एक जगह पे आपने रिएक्शन किया है और सेम एफिशिएंसी से वो दूसरे जगह पे दिखाएगा, हार्श कंडीशन पे भी वो डीनेचर नहीं होगा। रीयूज करने के लिए आपने एक सेटअप लगाया, उसका कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा सेटअप लगा रहे हैं तो फिर से आप उसी एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टीज या एक्टिविटी में चेंजेस नहीं आएगा। कंटिन्यूसली आप उसको यूज कर सकते हैं और ये इजीली सेपरेटेबल है। एप्लीकेशंस कहाँ यूज होता है ये इमोबिलाइज एंजाइम? पहला एंजाइम का यूज है लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स बनाने में। जहां पे भी हम लिखते हैं कि ये लैक्टोज फ्री है तो उसको लैक्टोज फ्री बनाते क्या है? प्रोडक्शन तो वैसे ही होता है पर हम उसमें एंजाइम से उसको ट्रीट करा देते हैं, दैट इज लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम का काम है कि उसमें जितना भी लैक्टोज है उस लैक्टोज को वो कन्वर्ट कर दे। तो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा तो लैक्टोज रहेगा नहीं, तो लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में एमाइलेज से यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे फिनोलिक कंपाउंड्स के भी रिडक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जहाँ पे इमोबिलाइज्ड ऑफ प्रोटीएजेस या ड्रग एक्टिविटी में किया जाता है। एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस जहाँ पे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, फॉर ऑक्सीडेजेस का यूज होता है। और बायो सेंसर्स जो मोस्टली ग्लूकोमीटर्स में आपको मिलता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज इन ग्लूकोज बायो सेंसर्स। तो कंक्लूजन्स में हम बोल सकते हैं कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन एक ऐसा क्रूशियल टेक्नोलॉजी है जो कि हमको लार्ज स्केल और बेसिक एप्लीकेशंस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये एंजाइम बार बार यूज कर सकते हैं, ये एंजाइम स्टेबल होता है, और इसमें काफी मेथड्स है। जो फिजिकल मेथड्स है वो सिंपल है, रिवर्सिबल है, और केमिकल मेथड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जो कि इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। तो ये रहा इमोबिलाइजेशन टॉपिक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए कि आप कौन से टॉपिक्स को और पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक्स के रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करूं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।